हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, बेदर्दी को हुआ इश्क का 24वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सबने क्या देखा है, पहले वो देख लेते हैं। सिद्धार्थ की शादी के बाद जब शिवानी होश में आई तो वो फार्म हाउस के कमरे में अकेली थी। उसकी बॉडी पर एक वाइट कलर की शर्ट थी और बाकी सभी कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। हाँ, शिवानी खुद की हालत देखकर इतना तो समझ रही थी कि उसके साथ किसी ने लिमिट क्रॉस तो नहीं की थी, पर उसकी अपर बॉडी पर बाइट के निशान थे और जिस्म पर कपड़े के नाम पर किसी की शर्ट। शिवानी तो उस दिन से इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी कि वो लोगों से दूरियां बनाने लगी थी। उसे लग रहा था कि किसी अनजान ने उस दिन उसके नशे की हालत का फायदा उठाया था। अगर इस वक्त वो सबसे ज़्यादा किसी से छुप रही थी तो वो था शिवम। उसे लग रहा था वो अब शिवम के लायक नहीं रही। अब आगे अचानक से शिवानी चलते चलते किसी चीज से टकरा गई। शिवानी एकदम से जमीन पर गिर गई। उसने अपने शोल्डर को रब करके आसपास देखा तो एक बास्केटबॉल वहां थी। एक लड़की भागती हुई शिवानी के पास आई। आई एम सॉरी दीदी, वो हम लोग खेल रहे थे, आपकी तरफ गलती से बॉल आ गई। उस लड़की ने शिवानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बॉल लेने आए हो, वो पड़ी है, मैं ठीक हूँ। शिवानी ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के खुद ही जमीन से उठकर अपने आप को झाड़ते हुए कहा। शिवानी फिर पलटकर वहां से आगे बढ़ गई। वही ये सब कुछ दूर खड़ा शिवम देख रहा था। शिवम ने तो आज ठान लिया था कि वो शिवानी से मिलकर रहेगा, इसलिए वो सुबह से ही शिवानी के घर के बाहर था। और जब वो घर से बाहर आई तो उसका पीछा करने लगा। शिवम ने आज तक शिवानी को इतना उदास और गुमसुम सा नहीं देखा था और यही बात उसे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। वो शिवम ही था जिसने जानबूझकर बास्केटबॉल शिवानी की तरफ फेंकी थी और किसी और को लेने भेज दिया। उसे लगा शायद शिवानी उस पर भड़केगी और कुछ तो बोलेगी, जैसे वो पहले भड़का करती थी। लेकिन शिवानी ने इसका उल्टा करके कोई रिएक्ट ही नहीं किया। क्या हो गया है इसे? रुद्रांश भी बोल रहा था, काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है। सबसे बड़ी बात ये, मुझे क्यों दूर भगा रही है? मुझे इससे आज बात करनी ही पड़ेगी। शिवम ने मन ही मन सोचा और शिवानी की तरफ बढ़ गया। शिवानी बस नज़र झुकाकर आगे बढ़ रही थी कि एकदम से किसी से टकरा गई। सॉरी, शिवानी ने उदासी सी आवाज़ में कहा और उस आदमी के साइड से निकलकर जाने लगी। लेकिन तभी उस आदमी ने शिवानी को उसकी कमर से पकड़ लिया। एकदम से किसी का हाथ अपनी कमर पर महसूस करके शिवानी हैरानी से ऊपर देखी तो सामने शिवम का चेहरा था। शिवम को अपने इतने करीब देखकर शिवानी हैरान थी। जो इंसान उसके साथ तक खड़ा नहीं होता था आज उसके इतने करीब खड़ा था। क्या हुआ है तुम्हें? शिवम ने शिवानी की गाल को टच करते हुए पूछा। शिवानी बस टुकुर टुकुर शिवम को चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखें अब नम हो गई थी। वो जैसे शिवम से शिकायत कर रही थी कि तुम पहले मेरे क्यों नहीं आए हुए और आज क्यों मेरे करीब आ रहे हो जब मैं तुम्हारे करीब आने लायक नहीं रही। शिवानी को अपने नशे में होना याद था और कुछ कुछ धुंधली यादें उसे पता थी। बाकी तो उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किस शख्स के साथ थी। शिवानी में कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत खराब है या कोई और बात है? रुद्रांश भी बता रहा था कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही हो। शिवम ने शिवानी की तरफ देखते हुए पूछा। अगले ही पल शिवानी ने शिवम की बाहें अपनी कमर से हटा दी और 2 कदम पीछे हट गई।
तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के रास्ते तो अलग हो चुके हैं ना? ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे जानते हो। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है शिवम, मुझसे आज़ादी। अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। शिवानी ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा और उसकी साइड से होकर जाने लगी। शिवम ने शिवानी की कलाई पकड़कर उसे फिर से अपने नज़दीक खींच लिया। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूं कि तुम मुझसे अलग हो गई हो? शिवानी, हालत देखी है तुमने अपनी क्या बना ली है? उस दिन के बाद से अभी भी तुम कहोगी कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? शिवम ने शिवानी की तरफ देखते हुए बोला। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती शिवम? तुम मेरे लिए खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। शिवम, तुम ही तो चाहते थे मैं तुमसे दूर हो जाऊं, और वैसे भी मैं तो तुम्हें पसंद ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मैं एक चीफ लड़की हूँ ना। जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है। तुम गैरों को भी उदास देख परेशान हो जाते हो। मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। तुम्हें तो वैसे भी मुझसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शिवानी ने खुद को शिवम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। शिवम ने कसकर शिवानी की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ एक कोने में ले आया जहाँ पर कोई नहीं था। शिवम, छोड़ो, शिवानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। शिवम ने शिवानी के दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके बेहद करीब आ गया। शिवम की नाक इस वक्त शिवानी की नाक से टकरा रही थी। शिवानी को तो जैसे 440 वाट का झटका लग गया था। उसका दिल की धड़कनें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा तेज थी। मुझे बाकी कुछ नहीं सुनना, बस इतना बोलो कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। अपनी बात पूरी करो, शिवम ने शिवानी की आंखों में देखते हुए पूछा। वही शिवानी आंसू भरी निगाहों से शिवम की आंखों में देख रही थी। उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि काश शिवम पहले उसके पास आया होता। वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। जिस इंसान को उसने अपनी पूरी ज़िंदगी चाहा, आज जब वो उसे मिला तो वो खुद उसके लायक नहीं रही। शिवम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। और तुम्हें क्यों मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें तो वैसे भी मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं बहुत गिरी हुई लड़की हूँ। अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढो। और शिवानी ने इतना ही कहा था कि शिवम ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना। शिवम ने शिवानी की ओर नज़दीकियाँ आते हुए कहा, जिससे उन दोनों के होंठ बस 1 इंच की दूरी पर रह गए थे। लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुमसे, शिवानी ने अपना मुंह फेरते हुए कहा। क्यों? शिवम ने अपनी आईब्रो जोड़कर थोड़ा गुस्से से पूछा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त मिस्टर सिंघानिया के साथ उसी जंगल वाली हवेली के सामने खड़ा था जहां पर नंदिनी जी को कैद किया गया था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि नंदिनी यहीं पर है? मिस्टर सिंघानिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। उससे ज़रूरी बात यह है कि क्या आपको मुझ पर यकीन है? सिद्धार्थ ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर तक आ जाता? मिस्टर सिंघानिया ने एक आईब्रो उठाकर पूछा। तो फिर मेरा यकीन कीजिए कि सासू माँ अंदर ही है। पिछले 1 महीने से मेरे आदमी इस बात की जड़ तक पहुँचने में लगे हुए थे। बलराम की बर्बादी के लिए मुझे उसका पूरा डाटा चाहिए था। जिस बीच मुझे ये भी पता चला कि वो यहाँ जंगल में आता है, मेरे कुछ आदमी उसके आदमियों के साथ मिल गए और फिर मुझे पता चला कि उसने यहाँ पर अपनी पहली बीवी, जो कि असल में दूसरी है, यानी कि नंदिनी माँ को रखा हुआ है। सिद्धार्थ ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए बोला। बीबी? मिस्टर सिंघानिया ने आंखें छोटी करते हुए पूछा। बलराम ने एक बहुत बड़ा गेम खेला था, जो सब हम बाद में बात करेंगे। पहले सासू माँ को यहाँ से निकालना ज़रूरी है।
मेरे आदमी यहाँ पर मिले हुए हैं, इसलिए हम सब बलराम के आदमियों को संभाल लेंगे, आप बस सासू माँ को संभाल लेना। सिद्धार्थ ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा। बिल्कुल सर, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं किसी पर हाथ साफ किए हुए। सार्थक ने अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते हुए कहा। तुझे स्पेशली मैंने हाथ साफ करने के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं और मिस्टर सिंघानिया तो शादीशुदा हैं, तुझे ही बिल्लियाँ संभालनी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने हंसते हुए सार्थक की तरफ देखकर कहा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? सार्थक ने मुंह बनाते हुए पूछा। वही दूसरी तरफ अखिलेश इस वक्त शिवी की अपनी बाहों में उठाए फार्मा हाउस के अंदर आ रहा था। पतिदेव, छोड़ दीजिए ना, मैं खुद चल सकती हूँ, मेरे पैर सही सलामत हैं और अच्छे से काम करते हैं, आप मुझे नीचे उतारिए अभी। शिवी ने अखिलेश की तरफ देखते हुए बोला। शिवी की बात सुनकर अखिलेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और वो कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। ये बात शिवी समझ रही थी कि वो एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो, बोलो? शिवी ने एकदम से अखिलेश के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए पूछा। अखिलेश के कदम रुक गए थे और वो शिवी के चेहरे की तरफ देख रहा था। शिवी जिस तरह उसे टुकुर टुकुर देख रही थी, अखिलेश को तो शिवी पर बहुत प्यार आने लगा था। इस तरह से देखोगी ना तो आज ही अपना कंट्रोल खो दूंगा, अखिलेश ने शिवी के चेहरे पर झुकते हुए बोला। अखिलेश की बात सुनकर शिवी एकदम से शर्मा गई थी और उसने अपना चेहरा अखिलेश के सीने में छुपा लिया। ऐसी बातें मत करो आप, और अभी मुझे भूख लगी है, चलो किचन में चलते हैं। आपको भी भूख लगी होगी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। शिवी ने अखिलेश के सीने से अपना सर छुपाए धीमी सी आवाज़ में कहा। भूख तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा लगी है छोटे कछुए, लेकिन खाने की नहीं, तुम्हारी। अखिलेश ने शिवी के बालों को हल्का सा स्नैप करते हुए बोला। शिवी के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आप मुझे नीचे उतारो अभी, शिवी ने हड़बड़ाते हुए कहा। अखिलेश शिवी की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने शिवी के माथे को चूमा और उसे लेकर किचन की तरफ बढ़ गया। पहले अपने छोटे कछुए के छोटे से पेट में खाना डाल दूं मैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे, अखिलेश ने एक मुस्कुराहट के लिए कहा। अखिलेश शिवी को लेकर किचन में आ गया और उसने शिवी को काउंटर पर बैठा दिया और खुद फ्रिज खोलकर सामान देखने लगा। आप क्या बना रहे हो पतिदेव, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? शिवी ने अखिलेश की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, तुम फिलहाल बैठे रहो और मुझे देखती रहो, अखिलेश ने फ्रिज में से जूस और कुछ सामान निकालते हुए कहा। नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ, शिवी ने शेल्फ से नीचे उतरते हुए कहा। अखिलेश ने फिर सामान छोड़ दिया और शिवी के पास आ गया। उसने शिवी को उसकी कमर से लेफ्ट करके दोबारा से शेल्फ पर बैठा दिया। अखिलेश ने जिस तरह से शिवी की कमर को पकड़ रखा था, उससे शिवी को अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। अखिलेश ने अपने हाथ शिवी की कमर पर ही टिका रखे थे। वही शिवी अखिलेश के सीने पर हाथ रख खुद सर झुकाए बैठी थी। ऐसे तो तुम मुझे स्टडी रूम की खिड़की से छुप छुप कर देखती रहती हो, और आज जब मैं खुद तुम्हें मौका दे रहा हूँ तो तुम नखरे कर रहे हो छोटे कछुए। क्या यह अच्छी बात है? अखिलेश ने शिवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वही ये जानने के बाद कि अखिलेश जानता था कि शिवी उसे चोरी चोरी स्टडी रूम की खिड़की से देखती थी, शिवी का दिल तो जैसे मुंह में ही आ गया था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। अखिलेश उसका चेहरा देखकर हंसता हुआ वापस कुछ बनाने चला गया। लगभग 15 मिनट बाद अखिलेश ने अपने और शिवी के लिए एक वेज सैंडविच तैयार कर लिया। शिवी को तो अभी तक शर्म आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप सर झुकाए खाए जा रही थी। मेरा छोटा कछुआ
इतना चुपचाप अच्छा नहीं लगता। अब बताओ कैसा लगा तुम्हें सैंडविच? अखिलेश ने शिवी के सामने खड़े होते हुए पूछा। अच्छा है, शिवी ने झिझकते हुए जवाब दिया। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखा जो अभी भी नजरें झुकाए बैठी थी। उसने अपना सैंडविच प्लेट में रख कर फिर शिवी के हाथ से सैंडविच लेकर प्लेट में वापस रख दिया। शिवी सैंडविच खा भी नहीं रही थी, बस छोटी छोटी बाइट लेकर मुंह में लेकर बैठी थी। अखिलेश ने शिवी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और हल्का सा ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। मेरी बीवी मुझे चुपके से देखने का भी हक रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें क्लासरूम की खिड़कियों से चुपके चुपके देखता रहता हूँ। अखिलेश ने शिवी की नाक से अपनी नाक सहलाते हुए कहा। सच्ची? शिवी ने एक्साइटमेंट होते हुए पूछा। मुच्ची? अखिलेश ने शिवी के होठों पर हल्के से चूमते हुए कहा। शिवी का चेहरा जैसे खिल गया था। वो बड़ी सी मुस्कुराहट लिए अखिलेश को देख रही थी और वही अखिलेश भी अपने दिल में ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि वो इस चेहरे को इतनी करीब से देखने के लिए कल कितना तरस रहा था। आई एम सॉरी, बहुत दिल दुखाता हूँ ना मैं तुम्हारा छोटे कछुए, बहुत बुरा हूँ ना मैं? अखिलेश ने शिवी के चेहरे की करीब से देखते हुए उसके गाल को अपने होंठ से सहलाते हुए बोला। लेकिन आप जितना प्यार करते हैं उसके आगे तो मैं सब भूल जाती हूँ। अब मुझे मेरे सैंडविच खाने दो। आपको पता है बहुत टेस्टी बना है। मुझे मेरा पेट भरने दो, बिल्कुल खाली है, शिवी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अखिलेश के चेहरे पर फिर से एक शरारती मुस्कुराहट आ गई और उसने शिवी के शर्ट के नीचे अपना हाथ डालते हुए उसके पेट को टच करते हुए बोला। इस खाली पेट में अपनी बेबी डाल दूं? छोटे कछुए, 9 महीने के लिए भर जाएगा। शिवी का चेहरा फिर से एकदम से लाल पड़ गया था। आप मुझे परेशान करना बंद करो पतिदेव, मैं अभी खुद छोटी बेबी हूँ। शिवी ने अखिलेश के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। अखिलेश शिवी की बात सुनकर हंसने लगा और उसने भी अपनी बाहें शिवी पर लपेट ली और दोनों ही अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस करने लगे। वही सार्थक का सवाल सुन सिद्धार्थ ने जवाब दिया। बलराम ने कुछ जंगली बिल्लियां भी पाल रखी हैं और उनसे तो हैंडल करेगा, क्योंकि अगर मेरी म्याऊ बिल्ली को पता चल गया ना कि मुझे किसी दूसरी लड़की ने छुआ है तो सिद्धार्थ एकदम से चुप हो गया, क्योंकि पीछे उसकी म्याऊ बिल्ली के पिता जो खड़े थे। सिद्धार्थ ने जब पीछे देखा तो मिस्टर सिंघानिया मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हंसते हुए सिद्धार्थ के कंधे पे हाथ रखा। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाली भी शेरनी है। लड़ने के लिए भी किसी लड़की को छुआ तो समझ गए ना तुम? चलो अब चलते हैं, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। मैंने पहले ही पूरे 14 साल बर्बाद कर दिए अपनी सैरनी से दूर होकर। मिस्टर सिंघानिया ने मायूस और बेसब्र होते हुए कहा। इसके बाद मिस्टर सिंघानिया, सिद्धार्थ और सार्थक अंदर चले गए। सिद्धार्थ ने पेड़ के पीछे छुपे हुए ही दरवाजे पर खड़े दोनों बॉडीगार्ड को शूट कर दिया। उसके दोनों हाथ में गन थी। जिस तरह से तुम दोनों हाथों से गोली चला रहे हो, लगता नहीं है कि तुम सिंपल बिजनेसमैन हो। मिस्टर सिंघानिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला। ऑफ कोर्स आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ससुर जी, सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर वो सभी लोग अंदर तरफ चले गए। वही दूसरी तरफ शिवम अभी भी अपने सवाल का इंतजार कर रहा था। उसके बार बार पूछने पर फाइनली शिवानी ने जवाब दे ही दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ शिवम, मैं मैली हो चुकी हूँ। आई एम इम्प्योर नाउ। आई एम इम्प्योर नाउ। तुम सही कहते हो, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। उस दिन सिद्धार्थ की शादी में नशे की हालत में मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती मैं किसके साथ, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं।
जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रही थी तो तुम मुझसे दूर भाग रहे थे, और जब तुम खुद मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारे लायक नहीं बची। शिवानी ने दीवार से लगे हुए अपना सर झुकाकर कहा और जोर जोर से रोने लगी। शिवम के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे वो अपने आप को पूछ रहा हो कि भाई, पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए तुझे भी यही लड़की मिली थी। शिवम इतना तो समझ गया था कि शिवानी को उनके साथ बीते पल भूल गए थे। शिवानी को तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो बस नजरें झुकाकर रोए जा रही थी। शिवम ने फिर एक गहरी सांस छोड़ी और उसके करीब आते हुए कान के पास रुक गया। तुम्हारी थाई का वो तिल बहुत अट्रैक्टिव है। बाय द वे, यू आर रियली सॉफ्ट माई कॉटन कैंडी। शिवम ने मदहोश की आवाज़ में बोला। वही शिवानी ने जब तक रो रही थी उसकी तो रोने के साथ साथ सांसें भी अटक गई थी। शिवम की बातों से वो इतना तो समझ गई थी कि वो उस दिन शिवम के साथ ही थी। शिवानी का पूरा चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। उसे उस इंसान की शक्ल याद नहीं थी, लेकिन अपनी कुछ कुछ हरकतें याद थी, जो सोचकर बस वो यही चाह रही थी कि अभी धरती फट जाए और वो बीच में गिर जाए, ताकि उसे शिवम की नज़रों का अब सामना न करना पड़े। शिवम ने जब थोड़ा सा पीछे होकर शिवानी के चेहरे की तरफ देखा तो उसे हंसी आने लगी। तुम तो इतनी आसानी से हार नहीं मानती हो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम कोशिश करती रहो कैंडम कैंडी। क्या पता एक दिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊं। तुम मुझे परेशान करो, क्योंकि जब तुम नहीं होती हो तो मैं बोर हो जाता हूँ। शिवम ने प्यार से शिवानी के नाक पर किस करते हुए बोला। शिवानी का चेहरा तो पहले से भी ज़्यादा लाल हो गया था। उसने नशे में तो शिवम को किस किया था, लेकिन आज का एहसास खास था। दोनों पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार का नशा छाया हुआ था, और शिवानी को शिवम के होंठ अपनी नाक पर जैसे गुदगुदी से करते हुए महसूस हो रहे थे। शिवानी को लाल होता देख शिवम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से के साथ चिपका लिया। शिवानी के हाथ इस वक्त शिवम के सीने पर थे और उसकी नज़रें शिवम की गर्दन पर, क्योंकि उसे आंखें मिलाने की हिम्मत तो वह कर ही नहीं पा रही थी। इस नॉर्मल सी किस से क्या शर्माना। कॉटन कैंडी याद नहीं है क्या? दैट्स इज हैव किसेड एवरी इंच ऑफ योर बॉडी। शिवम ने शिवानी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। शिवानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना चेहरा शिवम के सीने में छुपा लिया। शिवम ने भी मुस्कुराते हुए शिवानी को अपनी बाहों में भर लिया। शिवानी के पिछले 10 सालों का दर्द तो जैसे इन 10 मिनट्स में गायब हो गया था। वही दूसरी तरफ रुद्रांशी इस वक्त अपने कमरे में तैयार हो रही थी। रुद्रांशी ने इस वक्त एक सिल्वर कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके साथ मैचिंग बड़े सिल्वर झुमके, होठों पर टोमेटो रेड लिपस्टिक और पैरों में हाई हील्स। रोहित के बच्चे, आज देखती हूँ तुम कैसे बचते हो मुझसे। आज तुम्हारे मुंह में आई लव यू निकलवा कर ही मानूंगी। रुद्रांशी ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही नीचे रोहित दादी माँ के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। दादी माँ ने रोहित को ज़बरदस्ती घर पर रखा था कि वो रुद्रांशी के साथ उसके दोस्त की शादी में ले जा सके। रुद्रांशी अभी अभी वापस आई थी, इसलिए दादी को उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्र हो रही थी, और वो जानती थी कि बाकी बाउंसर के अलावा रोहित ही सिर्फ रुद्रांशी की हिफाजत कर सकता था। बेटा, तुम तो जानते ही हो हमारी बच्ची बहुत नादान है। उसका ख्याल रखना। हो सकता है दुश्मनों की नज़र से उसे पर पड़े, लेकिन तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। रात को वापस ले आना। उसे बाहर रहना उसके लिए खतरा हो सकता है। दादी माँ ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूँगा और रात को वापस भी ले आऊँगा। मेरे होते हुए उस पर एक खरोच तक नहीं आएगी।
रोहित ने दादी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अभी टॉवर में जानती हूँ, रुद्रांशी के लिए तुम ही सही हो। दादी ने रोहित की गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। रोहित के दिल की धड़कन है तो एकदम से तेज हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे दादी माँ रुद्रांशी और उसके रिश्ते की बात कर रही थी। इस वक्त घर में कोई भी नहीं है और वो बात सिर्फ तुम्हारी ही सुनेगी, तो उसके दोस्त जो हो। दादी माँ ने रोहित को देखकर कहा, हाँ हाँ दादी माँ, मैं तो उसका दोस्त हूँ। और आप? रोहित ने इतना ही कहा कि उसकी जुबान अपने आप रुक गई। वह इस वक्त सीढ़ियों से नीचे आई रुद्रांशी की तरफ देख रहा था, जो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी और रोहित के दिल पर तो कहर ढा रही थी। और क्या रोहित? दादी माँ ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, क्योंकि वह रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख पा रही थी। असल में दादी माँ को रुद्रांशी ने कह दिया था कि वो रोहित को पसंद करती थी और साथ में यह भी बता दिया था कि रोहित भी उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपने दिल की बात नहीं बोलता क्योंकि वो इस परिवार की नज़रों में गिरना नहीं चाहता। दादी माँ को तो रोहित और रुद्रांशी के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन्हें तो खुशी देख थी। उनकी बेटी उनके घर में ही रहेगी और उन्होंने रोहित को खुद बड़ा किया था, जिससे अच्छे से जानती थी कि रोहित से अच्छा लड़का तो रुद्रांशी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, रोहित ने रुद्रांशी की तरफ देखते हुए बोला। थैंक यू बेटा, दादी माँ ने रोहित की बाजू पर मारते हुए कहा। इसके बाद रोहित होश में आया। उसके कान लाल हो गए थे और वो अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा सहला रहा था। दादी माँ मैं कैसे लग रही हूँ? रुद्रांशी एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। बहुत सुंदर, नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची को। दादी माँ ने अपनी आँख से थोड़ा सा काजल लेकर रुद्रांशी के कान के पीछे लगाते हुए कहा, आप फिक्र मत करो, यह इतना बड़ा काला टीका तो जा रहा है मेरे साथ, मुझे किसी की नज़र लग ही नहीं सकती। रुद्रांशी ने रोहित के पास आते हुए उसकी बाजू में हाथ डालकर बोला, चले? रुद्रांशी ने मुस्कुराहट के साथ रोहित को आंखों में देखते हुए पूछा। रोहित ने बस हाँ में धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्रांशी रुद्र के साथ अपनी बाजू छुड़ाए और आगे बढ़ गए, क्योंकि उसे दादी के सामने थोड़ा सा अजीब लग रहा था। रोहित रुको, रुद्रांशी ने रोहित को रोकते हुए कहा। रोहित रुक तो गया था, लेकिन उसके अंदर पीछे करने की हिम्मत नहीं आ रही थी। रुद्रांशी इतनी खूबसूरत लग रही थी और उसकी वह लाल होंठ आज रोहित को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था कि उसे डर था कहीं आज वो अगर रुद्रांशी के पास रहा तो उसे किस कर बैठेगा। तभी उसे अपनी बाजू पर फिर से रुद्रांशी का हाथ महसूस हुआ। रुद्रांशी हील्स पहनी थी। मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी, इसलिए प्लीज़ क्या मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ? रुद्रांशी ने रोहित से पूछा। रोहित कोई जवाब देता उससे पहले ही दादी ने जवाब दे दिया, हाँ बेटा, इसे पकड़ के ही रखो। तुझे पता तो है ये बिना हील्स की भी यहाँ वहाँ गिरते पड़ती है। रोहित ने फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और रुद्रांशी इस तरह रोहित को बाहों में बाहें डाले मुस्कुराती हुई निकल गई। कितने सोने लगते हैं मेरे बच्चे, साथ में इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दादी माँ ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा। वही दूसरी तरफ जंगल की हवेली में तो तहलका मचा हुआ था। सिद्धार्थ और मिस्टर सिंघानिया तो आदमियों से लड़ रहे थे, लेकिन सार्थक इस वक्त कुछ लड़कियों के साथ लड़ रहा था जो बलराम ने रखी हुई थी। यार, ये किस नस्ल की लड़कियां हैं, सच बताओ मुझे, सार्थक ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त लगभग 3 लड़कियां सार्थक को जकड़े हुए खड़ी थी। सार्थक की तो शर्त भी फट चुकी थी
और उसकी बॉडी पर जगह जगह लड़कियों के नाखून के निशान थे। सार्थक इस वक्त जमीन पर लेटा हुआ था और एक लड़की उसके पैरों पर बैठी हुई थी, एक कमर पर और एक गर्दन पर उसके जकड़ी हुई थी। तुझे तो लड़कियों के साथ बड़ा मज़ा आता है ना? अब तो भगवान ने खुद तुझे मौका दे दिया है लड़कियों के साथ उलझने का, सिद्धार्थ ने फाइटिंग करते हुए कहा। सर, क्या बोल रहे हो? मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट जरूर करता हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी लड़की को छुआ नहीं है और इन भोके पिशाचिनियों ने मेरा चेर हड़र करके रख दिया है। सर प्लीज़ बचा लो मुझे, नहीं तो मैं अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, सार्थक ने सिद्धार्थ के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। वही सार्थक की शक्ल देखकर तो मिस्टर सिंघानिया को भी हंसी आ गई थी। देखिए मेरे सर के ससुर जी, आप मेरा मजाक मत उड़ाओ और बचाओ मुझे इन चुड़ैलों से, सार्थक ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा। ना बेटा ना, अब बीवी की बात मत करना। सारी दुनिया की लड़कियों पर ट्राई करने के बाद ये लड़का बोल रहा है कि बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इंद्रकर में ससुर जी के साथ सासू माँ को लेने जा रहा हूँ, सार्थक को कहा और मिस्टर सिंघानिया के साथ एक तरफ बढ़ गया। वह दोनों एक कमरे के सामने खड़े थे जहाँ लगभग 3 बॉडीगार्ड थे। सिद्धार्थ ने एक साथ 2 बॉडीगार्ड्स के पैरों पर गोली चलाई और वही मिस्टर सिंघानिया ने भी एक बॉडीगार्ड के हाथ पर गन मारी, जिससे वह तीनों तो लखते हुए नीचे गिर गए। मैं तीनों पर का नज़र रखता हूँ, आप जाइए सासू माँ को ले आइए, सिद्धार्थ ने मिस्टर सिंघानिया से कहा। मिस्टर सिंघानिया ने हामी गर्दन हिला दी और उस कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर आते ही मिस्टर सिंघानिया के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी। निंदिनी जी के हाथ पांव जंजीरों से बंधे हुए थे। उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो भी जगह जगह पे फट गई थी। उस साड़ी का तो अब रंग भी पहचान में नहीं आ रहा था। निंदिनी जी इस वक्त जमीन पर लेटी हुई थी और उनके चेहरे के आगे बाल आ गए थे। मिस्टर सिंघानिया को निंदिनी जी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्हें वो एहसास अपने दिल में महसूस हो रहा था जो उन्हें तब होता था जब उनकी निंदिनी उनके पास होती थी। मिस्टर सिंघानिया का दिल काफ़ी भारी हो गया था। आज उन्होंने उस शक्ल को इस दयनीय स्थिति में देखा था जो एक वक्त रानी की तरह रहा करती थी। मिस्टर सिंघानिया काफ़ी धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे उनके पैरों के साथ कोई वजनदार चीज बांध दी हो। निंदिनी जी के पास आकर वो अपने घुटनों के बल बैठ गए। मिस्टर सिंघानिया ने अपने कांपते हुए हाथों से निंदिनी जी के चेहरे के बाल हटाए। मिस्टर सिंघानिया के छूते ही निंदिनी जी ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और गुस्से से बोली, अगर तुमने मुझे आइंदा से छुए ना बलराम तो मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगी। मिस्टर सिंघानिया का चेहरा जो आंसू से डूबा हुआ था उस पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। मेरी शेरनी जंजीरों में भी भूखी खूंखार है, मिस्टर सिंघानिया ने बोला। वही उनकी बात सुनकर निंदिनी जी ने एकदम से अपनी आंखें हैरानी से खोली और नजरें घुमाकर उनकी तरफ देखा। उनके कान ये आवाज़ पहचान गए। आदित्य, निंदिनी जी ने नम आंखों से बोला। निंदिनी जी का चेहरा ठीक से देखकर मिस्टर सिंघानिया के आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और निंदिनी जी को अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी हार्ट, मुझे आने में वक्त लग गया। मिस्टर सिंघानिया ने निंदिनी जी को बाहों में भरे हुए रूंधे हुए गले से बोला। आदि, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? मैं ये आप ही हो ना? आदि, आप जिंदा थे? निंदिनी जी ने लगातार आंसू बहाते हुए कहा। आदित्य का तो इस वक्त कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा था। असल में तो उसने कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो बस अपनी निंदिनी को अपनी बाहों में समेटे हुए उन्हें महसूस कर रहे थे। दोनों ने तो ये उम्मीद खो दी थी कि वो कभी अपने प्यार को दोबारा से इस तरह अपनी बाहों में ले पाएंगे,
क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की नज़रों में 18 साल पहले ही मर चुके थे। अब मैं आ गया हूँ मेरी शेरनी। आज के बाद से हवा भी तुम तक मुझसे होकर पहुँचेगी, और जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत किया है उन्हें तो मैं अब नरक दिखाऊंगा। आदित्य ने नंदिनी जी पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। बलराम, उसने मुझे नंदिनी इतना ही कहकर चुप हो गई। आदित्य को भी एहसास हो चुका था कि नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने नंदिनी को दोबारा से फर्श पर लिटा दिया और बाहर जाकर एक गार्ड से जंजीरों की चाबी छीन कर ले आए। आदित्य ने नंदिनी जी के जंजीरों से आज़ाद किया और अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गए। इस वक्त आदित्य के सीने में तूफान उठा था, जो शायद अब बलराम की बर्बादी से ही शांत होने वाला था। दूसरी तरफ रुद्रांशी इस वक्त रोहित के साथ पार्टी में आ चुकी थी। रोहित चुपचाप रुद्रांशी के साथ खड़ा था, जो अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी थी। रोहित का ध्यान इस वक्त चारों तरफ था, क्योंकि उसे रुद्रांशी को लेकर अलर्ट रहना था। वैसे सीनियर राहुल भी आने वाले हैं। पहले तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि तू आ रही है तो पहली फ्लाइट से ही आ रहा है। सिया ने रुद्रांशी को छेड़ते हुए कहा। वही सिया का बात सुनकर रोहित की आईब्रो जुड़ गई थी। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? राहुल सर और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। रुद्रांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, बस दोस्त हैं? आने दो उसे, अभी पता चल जाएगा। तुम्हें देखते ही उसके चेहरे का सारा खून तो जैसे उसकी गालों से ही उतर आता है। तुमने कभी नोटिस नहीं किया, वो तुम्हें देखकर ब्लश करता है यार। तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो, उसका तो हार्ट फेल हो जाएगा। अगर उसने तुम्हें आज प्रपोज कर दिया तो पता नहीं कितनी लड़कियों का दिल टूटेगा। सिया ने मजाक करते हुए कहा। रुद्रांशी सिया को जवाब देने वाली थी, तभी उसका ध्यान रोहित पर गया, जिसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। रुद्रांशी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि रोहित जलस हो रहा था। आज तुम अपने दिल की बात जरूर बोलोगे, रुद्रांशी ने मन ही मन सोचा और फिर सिया की तरफ मुड़ गई। देखते हैं जब वो मुझे प्रपोज करेंगे। वैसे उस जैसे लड़के को कोई रिजेक्ट भी कैसे कर सकता है। अब तो मुझे भी उन लड़कियों के लिए बुरा लग रहा है जिनका दिल टूटेगा, रुद्रांशी ने हंसते हुए कहा, जिस पर रोहित उसे घूर कर देखने लगा। रुद्रांशी बातों ही बातों में ऐसा जता रही थी जैसे वो राहुल को हाँ बोल देने वाली थी, और वही रोहित का तो गुस्सा से अब हाथों की मुट्ठियां बन गई थी। अगर वो लड़का तुम्हारे करीब भी आया ना तो किसका दिल तो बाद में टूटेगा। मैं उसकी हड्डियां पहले तोड़कर रख दूंगा, रोहित ने मन ही मन कहा। तभी वहां पर किसी लड़के की आवाज़ आई। आज तो यहाँ पर हसीनों का मेला लगा हुआ है। क्या हाल है गर्ल्स? तभी वहां पर एक लड़के की खिलखिलाती आवाज़ आई। तभी सबका ध्यान फिर से उस लड़के की तरफ चला गया। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल की थी। देखने में वो कुछ कम हैंडसम नहीं था। परफेक्ट जिम बॉडी और चेहरे के फीचर्स भी एकदम ऋतिक रोशन जैसे। उसे तो कॉलेज का ऋतिक रोशन भी कहा जाता था। वो सच में काफ़ी हैंडसम था। पता नहीं क्यों, पर उस लड़के को इतना अच्छा देखना रोहित को अच्छा नहीं लग रहा था। राहुल, रुद्रांशी और उसके दोस्त ने एक साथ बोला। राहुल ने सभी की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर उसका चेहरा रुद्रांशी की तरफ रुक गया। राहुल की आंखें तो रुद्रांशी से हट ही नहीं रही थी, जो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन पूरे बगीचे में यही फूल सबसे खूबसूरत है, राहुल ने रुद्रांशी के करीब आते हुए कहा, और उसने अपने पॉकेट पे लगा गुलाब का फूल निकाल कर रुद्रांशी को ऑफर कर दिया। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों प्लीज़, जो हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, और दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं स्टोरी तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइस प्लीज़
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।